साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने इस YouTube चैनल से शिक्षा शास्त्र से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल की सीरीज में हम सभी इस समय पीजीटी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम सभी इस समय शिक्षा मनोविज्ञान के यूनिट को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में मैंने पिछले लेक्चर में आपको मनोविज्ञान का कुछ संप्रत्यय समझाने का प्रयास किया था, जिससे एक विषयी जानकारी आपको मिल सके और जो संबंधित प्रश्न जो सामान्य जानकारी के विषयों से आते हैं उनके जवाब भी आपको देना आए, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछला लेक्चर डिजाइन किया था। इसी क्रम में एक एक बात को आसानी से और बहुत सरलता से पढ़ने के लिए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से जिस प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, महत्व और प्रकृति को स्पष्ट करता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं जिस प्रकार का लेक्चर आज हम देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के धारणा को स्पष्ट करने वाले कथनों का चयन करिए। तो इस प्रकार से जब हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप से तथ्यों को पढ़े होते हैं तो हमें विकल्पों के चयन में आसानी रहती है और हम सरलता से सही प्रश्न का जवाब लगा पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया है कि जो हमारे 3 बेसिक पिलर हैं एजुकेशन के, कि ये कोई फिक्स नहीं कि यही 3 बेसिक पिलर हैं। जो हमारी 3 ब्रांच हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन और शिक्षा समाजशास्त्र, समझने के संदर्भ में हम ये बात कहते हैं कि शिक्षा दर्शन हमें ये बताता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए और शिक्षा समाजशास्त्र हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, समाज के लिए क्या उपयोगी है, और मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए ये बात शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ की है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मार्गन महोदय लिख रहे हैं कि बालक के विकास का अध्ययन, बालक के विकसित होने का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों के अध्ययन संबंधी और शिक्षकों की अध्यापन संबंधी दोनों बातें हैं। यहाँ पर छात्रों के अध्ययन संबंधी और शिक्षकों के अध्यापन संबंधी दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण लाइन है और परीक्षा में अगर मिलती है तो आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मात्र छात्रों के अध्ययन संबंधी समस्याओं का अध्ययन नहीं करती, अपितु शिक्षकों के अध्यापन संबंधी समस्याओं का भी विश्लेषण करती है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़े तो कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व में ऐसा सर्वांगीण विकास करने से होता है जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ठीक ढंग से समायोजन करने में सफल हो सके। किसी भी क्षेत्र में कभी भी कहीं पर भी वो रहे तो उन परिस्थितियों में वो समायोजन ढंग से कर सके। और फिर कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, तथ्यों और परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को और अधिक समाज के लिए उपयोगी बना देती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई। फिर आगे बात करें तो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक अप्लाइड ब्रांच है, प्रयुक्त शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक नियमों, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? मनोवैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों का प्रयोग कर बालक के मानसिक और उसके शारीरिक और उसकी नैतिक क्षमताओं, जो नैतिक क्षमताओं के अनुसार उसको उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का विज्ञान है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। सामान्य सी बातें हैं। 2 परीक्षाएं, ये परिभाषाएं आपके यहाँ परीक्षा में आई हैं कि एक है जेएम स्टीफन महोदय की, कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का, एजुकेशन डेवलपमेंट का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसी बात में अपनी बात जोड़ते हुए स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। आधारभूत विज्ञान किसने कहा? स्किनर ने कहा। अब जरा सा शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास पर नजर डालते हैं। तो इतिहास मनोविज्ञान का भी हमने पढ़ा था और शिक्षा मनोविज्ञान का भी देखते हैं। और पहली लाइन से एक बढ़िया प्रश्न बनता है और जो आया हुआ
ग्रीक दार्शनिकों द्वारा किए गए योगदानों से शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता माना जाता है। तो क्वेश्चन आया आपके यहाँ कि निम्नलिखित में से किन दार्शनिकों के योगदान से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय जाता है? तो ग्रीक दार्शनिकों को। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि लगभग कितना कौन से समय को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय कहा जाता है? तो दो प्रश्न बनते हैं। तो एक, ग्रीक दार्शनिकों के योगदान से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय माना जाता है, और दूसरा 1900 के समय को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय माना गया है। ठीक, इसी श्रृंखला में देखते हैं कुछ बातें। डेमोक्रिटस पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व विकास में घरेलू शिक्षा के महत्व पर बल डाला। इसी श्रृंखला में 4वीं शताब्दी में शिक्षा में एक विशेष पद्धति का विकास हुआ और अरस्तु ने मस्तिष्क के संकाय सिद्धांत के फैकल्टी मस्तिष्क के संकाय कई सारे भाग होते हैं के आधार पर शिक्षा की बात कही। तमाम बातों को मैंने एक ही बात पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कई सारी बातें पढ़ाई जा सकती है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान, अगर स्किनर हम इनकी बात देखें तो कौन शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ करता है, तो स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में उत्पत्ति देने का श्रेय पेस्टोलॉजी, हर्बार्ड और फ्रोबेल के कार्यों से हुआ है। उन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अरस्तु के समय से तो जरूर है, परंतु वास्तविक रूप से पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल, थॉर्नडाइक इन सब के कार्यों से इसको और अधिक सहायता मिलती है और अधिक वैज्ञानिक बनता जाता है। इसी श्रृंखला में एक और डेवलपमेंट हुआ। जॉन लॉक व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान जो ये मस्तिष्क का संकाय सिद्धांत चल रहा था उसकी आलोचना करते हुए एक नया सिद्धांत उत्पादित किया, शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, किसने दिया? जॉन लॉक और साथियों ने का जन्म हुआ, जिसके अनुसार कुछ खास कठिन विषयों जैसे गणित, लैटिन और ग्रीक आदि के सीखने से व्यक्ति का मस्तिष्क काफी प्रशिक्षित हो जाता है और इस प्रशिक्षित मस्तिष्क का धनात्मक स्थानांतरण शिक्षा के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि बच्चों को कठिन विषय सिखाए जाने चाहिए। कठिन विषय सिखाएंगे अगर तो बच्चे सरल विषय अपने आप ही सीख लेंगे। ये पुराना सिद्धांत है, अब फिलहाल नहीं चलता है, जिसे कहा जाता है शिक्षा का औपचारिक अनुशासन सिद्धांत। इसी श्रृंखला में एक बहुत बड़ा योगदान जो देखने को मिलता है वो क्या है? वो हमारा यहाँ से देखने को मिलता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन पर बल दिया और इन्हें सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को। 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन पर बल दिया, फलस्वरूप व्यक्ति के मानसिक क्षमता के मापन पर भी लोगों ने अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसी श्रृंखला में एक और अलग मनोवैज्ञानिक था, विलियम जेम्स। नाम सुना था आपने, जब विलियम वुंट प्रकार्यवादी हैं ये, और विलियम जेम्स और विलियम वुंट और विलियम जेम्स ये सब चेतना का विज्ञान मानते हैं इसको, मनोविज्ञान को। तो इन्होंने परिभाषा भी प्रस्तुत की थी चेतना के समर्थन में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो इंपॉर्टेंट है, जो बात पिछली हुई वो आप पढ़िएगा। आज के जो समय की जो चर्चा है, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टॉक्स टू टीचर। टॉक्स टू टीचर में उन्होंने क्या किया कि लिखा कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता का वर्णन किया, बहुत सारी सिफारिशें प्रस्तुत की, परंतु उनमें से एक प्रमुख सिफारिश जो है वो ये थी कि क्लास में बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बच्चों के सामने सिखाने के लिए जो पाठ रखा गया है उसका स्तर उसके ज्ञान के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, बहुत सरल नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन या मस्तिष्क पर अधिक बल देकर उसका समाधान करना सीखें। बहुत हलवा मत बताइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग हो जिससे बच्चे जो है ध्यान दें, थोड़ा सा अट्रैक्ट, क्या है ये, इसका अच्छा ही है, बहुत सरल रहता है तो बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं और माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा लेवल हल्का सा अप होना चाहिए जिससे बच्चे उसको सीखने में थोड़ा सा मेंटल उनको एक्सरसाइज करनी पड़े। अच्छा भाई, ये बात टॉक्स टू टीचर में विलियम जेम्स ने कही। इसी समय एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा मनोवैज्ञानिक दार्शनिक जॉन डीवी 1894 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुड ने लिप्जिंग शहर में लगाई थी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम है उसका। और शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जॉन डीवी ने लगाई है शिकागो विश्वविद्यालय।
इसी श्रृंखला में 20वीं शताब्दी आती है और 1905 में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुआ। पहला बुद्धि परीक्षण बना। सभी जानते हैं अल्बर्ट बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसी श्रृंखला में आगे हाथ बढ़ाते हुए जेएम कैटल के शिष्य थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 1903 में अपनी एक पुस्तक लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी में इन्होंने कई चीजें बताई। इसी एक किताब में एक तो इन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, तथा सीखने के नियमों के बारे में बताया, प्रमुख और गौण नियम के बारे में बताया, और तीसरी बात बताई अधिगम स्थानांतरण से संबंधित एक समरूप तत्वों का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट कई बार आ चुका है कि समरूप तत्वों का सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण से संबंधित समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये 3 बातें इन्होंने बताई अपनी पुस्तक में। क्या क्या? एक तो सीखने का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सीखने के प्रमुख और गौण नियम, और अधिगम स्थानांतरण से संबंधित समरूप तत्वों के सिद्धांतों का प्रतिपादन। तत्पश्चात क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं और आगे हम इसको कवर करेंगे। इसी श्रृंखला में इन्होंने अंकगणित की शिक्षा देने के लिए 7 प्रमुख नियमों का भी प्रतिपादन किया। किसकी? अंकगणित की। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने अंकगणित सिखाने के लिए 7 नियमों का प्रतिपादन किया? या थॉर्नडाइक ने अंकगणित सिखाने के लिए कितने नियमों का प्रतिपादन किया? तो 7 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया। तमाम बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं जो हम लोग, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इतना याद रखिए कि 7 प्रमुख नियमों। अच्छा, उसी समय बुद्धि के सिद्धांत की बात चल रही थी और स्पीयरमैन का बुद्धि का सामान्य बुद्धि सिद्धांत, जनरल मेंटल एबिलिटी का सिद्धांत चल रहा था, काफी जोर शोर पर था, जिसका इन्होंने विरोध किया और उस जगह पर उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया, बालू सिद्धांत भी कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है CABD टेस्ट। ठीक है, CABD टेस्ट नामक बुद्धि परीक्षण का भी निर्माण किया। तो CABD टेस्ट में कितने उप परीक्षण है? 4 उप परीक्षण है। C फॉर कंप्लीशन, A फॉर अर्थमेटिक रीजनिंग, V फॉर वोकेबुलरी और D फॉर डायरेक्शन। तो CABD टेस्ट नामक बुद्धि परीक्षण किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ये सब बातें थॉर्नडाइक से संबंधित है। समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। और अंक गणित के 7 प्रमुख नियम, अंकगणित सिखाने के 7 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो एक महत्वपूर्ण काम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस समय भी देखने को मिला इन थॉर्नडाइक के द्वारा। इसी श्रृंखला में 1950 के दशक में BF स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के संप्रत्यय का विकास किया और ये शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा काम था और व्यवहारवादी हैं, काफी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और तमाम कार्यों के द्वारा स्किनर को भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अच्छे से जाना जाता है। अच्छा भाई, इसी श्रृंखला में अब देखें, अगर हम कहें तो 1950 के बाद से शिक्षा मनोविज्ञान में तीव्र विकास हुआ। वर्तमान में मनोविज्ञान सिर्फ सीखने सिखाने तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु यह संबंधित प्रमुख क्षेत्र जैसे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, सामाजिक को समायोजन, शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन और मापन मूल्यांकन जैसे संबंधित क्षेत्रों में भी ये कार्य कर रहा है और अच्छी तरीके से लगभग हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का आप तो बोलबाला हर क्षेत्र में, दर्शन में भी मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र में भी मनोविज्ञान है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, सब जगह पर इसका संप्रत्यय यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है। हम चूंकि जिस फील्ड से संबंधित हैं और उस फील्ड के व्यक्ति को शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन क्यों होना चाहिए, ऊपर की कुछ बातें हमारे समझ में आ चुकी हैं, उसी को हम जरा सा और फ्रेम्ड करते हैं। कहा गया, एजुकेशन साइकोलॉजी द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, कि नींव का पत्थर है शिक्षा मनोविज्ञान। बिना इस नींव के पत्थर के शिक्षक रूपी इमारत का निर्माण नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है। आगे इसी पर चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्य जो भी हैं, उसकी बालक का जो स्वभाव है, रुचि है, स्तर है, इन सब बातों से अवगत कराकर उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों के विकास का पथ प्रदर्शित होता है। हम जब जानते हैं कि इसका मेंटल लेवल क्या है, हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। हमने बुद्धि उपलब्धि का सूत्र लगाया और पता चल गया कि हमारे यहाँ सामान्य बुद्धि के बालक बैठे हैं, तो हम जो लेवल है रहेगा हमारा पढ़ाने का वो सामान्य ही रहेगा। हम देखेंगे कि अब एक टेस्ट हल्का सा लेंगे और देखेंगे सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो हम सामान्य बातों पर बहुत ज्यादा फोकस न करते हुए, हमारे पास जब जीनियस स्टूडेंट्स हैं तो हम टू द पॉइंट बातें करते हुए हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। इस तरीके से हम
जो मनोविज्ञान है वो शिक्षक की बड़ा सहायता करता है और शिक्षार्थियों के विकास के लिए आगे सहायता निर्देशित करता रहता है शिक्षक को। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं का भी विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा से संलग्न व्यक्ति के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन तो बहुत आवश्यक है भाई। और क्या करता है, अध्यापक कक्षा में चलने वाली जितनी भी वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया होता है उसी का वो तो डायरेक्टर होता है, वही सब कुछ